अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं। और आज हम लोग एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान स्टडीज पेपर 2 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है ट्रेड। लेकिन जो ट्रेड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंडस्ट्रीज से बहुत हद तक मैच हो रहे होंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग ये टर्म्स पढ़ रहे होंगे ट्रेड से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जब हम ट्रेड चैप्टर के इन टर्म्स को समझ रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली हमें इंडस्ट्रीज की भी टर्म समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय ट्रेड। यार ये ट्रेड इटसेल्फ होता क्या है। देखो, जब आप सामान देते हैं और उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज आप बेचते हैं और उसके बदले में आप पैसे ले लेते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम ट्रेड कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड ट्रेड। अब मैंने बात की गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होते हैं? सामान होता है। सर्विसेज क्या होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टीचिंग की सर्विस दे रहा हूँ और इसके बदले में अगर मैं आपसे फीस चार्ज कर लेता हूँ तो इसको हम कहते हैं ट्रेड। कि मैंने आपको एक सर्विस दी, सामान तो कोई नहीं दिया ना मैंने आपको, मैंने अगर आपको एक सर्विस दी। इसी तरीके से डॉक्टर्स, टीचर्स, बैंकर्स, ये तमाम तरह जैसे आईटी कंपनीज हैं, ये सब आपको सर्विसेज दे रही होती है। बहरहाल अभी मेरा फोकस है गुड्स के ऊपर। भाई गुड्स क्या है? भाई गुड्स दो तरीके के हो सकते हैं। या तो हमारे पास कैपिटल गुड्स हो सकते हैं या फिर हमारे पास कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं। दुनिया में दो ही तरीके के गुड्स होते हैं। या तो हमारे पास कैपिटल गुड्स होते हैं या हमारे पास कंज्यूमर गुड्स होते हैं। अब आप फर्क करना चाहोगे कि भाई कैपिटल गुड्स क्या है और कंज्यूमर गुड्स क्या है। कैपिटल गुड्स आर ऑल द मैन मेड फिजिकल गुड्स that are used in the production of other goods and services। भाई कैपिटल गुड्स जो है वो तमाम तर ऐसी चीजें जिनको डायरेक्टली कंज्यूमर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, रेदर उनको यूज किया जा रहा है टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपके लिए टीचिंग कर रहा हूँ, ये एक ट्रेड चल रहा है हमारा। तो इस सर्विस के अंदर मैं एक लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपना आईपैड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं अपनी एप्पल पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये सब इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, फिजिकल गुड्स हैं, मैन मेड भी हैं। लेकिन इनको मैं अपने पर्सनल यूज में नहीं रख रहा हूँ, रेदर मैं इसको ट्रेड में यूज कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग इट टू प्रोड्यूस अ सर्विस, देयरफॉर ये मेरे लिए कैपिटल गुड्स है। लेकिन अज्यूम करो कि भाई एक लैपटॉप है जिसे आप, या एक फोन है, आईफोन है लेट्स सपोज, उससे आप क्या करें, क्लास ले रहे हैं। तो वो आप कोई ट्रेड थोड़ी करें, आप कोई बिजनेस थोड़ी करें। तो आपका जो लैपटॉप है या आपका जो आईपैड है, दिस इज अ कंज्यूमर गुड फॉर यू बिकॉज यू हैव बॉट इट फॉर द कंजम्पशन, या फिर यू हैव बॉट इट फॉर योर पर्सनल यूज। आपने इसको अपने पर्सनल यूज में रखा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड। ठीक है जी। कैपिटल गुड्स वो गुड्स जो कि बिजनेस में काम आ रहे हैं, द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विस। लेकिन कंज्यूमर गुड्स क्या है? वो गुड्स जो कि आपके पर्सनल यूज में। फॉर एग्जाम्पल ये शर्ट है, एक कंज्यूमर गुड है, मैंने पहन ली, मैंने अपनी कंजम्पशन के लिए इसको खरीदा था, ये मेरे लिए कंज्यूमर गुड है। लेकिन ये माइक है, ये माइक मैंने इसलिए खरीदा था ताकि मैं आपको पढ़ाऊं और इसके बदले में ट्रेड कर रहा हूं, तो इसको मैं कैपिटल गुड कंसीडर करूंगा। आई होप आप लोगों को कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के दरमियान फर्क समझ आ गया है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट। वैल्यू एडेड क्या होता है भाई? वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, ये एप्पल पेंसिल थी, लेट सपोज इसको मैंने मैन्युफैक्चर किया। इसको मैन्युफैक्चर करने में मेरी कॉस्ट आ गई लेट सपोज 10,000 रुपीज। और इसमें जो सामान लगा वो कितने का लगा? 10,000 रुपीज का लगा। और इसको जो मैंने बेच दिया, लेट सपोज मैंने 20,000 का बेच दिया, तो इसके दरमियान जो डिफरेंस था, जो इसके दरमियान फर्क है, वो मेरा वैल्यू एडेड है। अब आप कहोगे सर इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं आप, इसको प्रॉफिट क्या देते हैं? ये प्रॉफिट ही तो है। अगर सर आपने इसमें सामान लगाया 10,000 रुपए का और आपने इसको बेच दिया 20,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए जो इसका डिफरेंस है, इसको आप वैल्यू एडेड क्यों कह रहे हैं? इसको तो आप प्रॉफिट कह रहे हैं। देखो, वैल्यू एडेड और प्रॉफिट सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, तभी मैं इसको वैल्यू एडेड कह रहा हूँ, इसको प्रॉफिट नहीं कह रहा। देखो, ये जो 10,000 रुपए था, ये इसमें जो सामान लगा ये उसकी कॉस्ट मैंने माइनस की थी। बट इज इट द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस एप्पल पेंसिल? नो, देयर कुड बी अदर कॉस्ट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रेंट माइनस नहीं किया,
मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल माइनस नहीं किया, मैंने जो डिलीवरी के लिए चार्जेस पे किए, मैंने वेजेस एंड सैलरीज माइनस नहीं किए। अज्यूम करो कि ये सब कुछ माइनस करने के बाद जो मेरी कॉस्ट आ रही थी, यानी कि सब कुछ एडअप करने के बाद जो मेरी कॉस्ट आ रही थी 18,000 थी। अब बताओ मेरा प्रॉफिट कितना है? अब मेरा प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 2,000 रुपये। यानी कि वैल्यू एडेड काउंट करते हुए हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो सामान इसमें यूज हुआ है सिर्फ उसकी कॉस्ट निकाल रहे होते हैं। हम टोटल कॉस्ट माइनस नहीं कर रहे होते, जैसे सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, डिलीवरी कॉस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी या रेंट हो गया, ये बिल्स हमने माइनस नहीं किए होते। हाँ, अगर वैल्यू एडेड बढ़ेगा और बाकी कॉस्ट सेम रहे तो चांसेस है कि प्रॉफिट भी बढ़ जाए। ठीक है, तो वैल्यू एडेड एंड प्रॉफिट इज सिमिलर कॉन्सेप्ट, लेकिन ये सेम नहीं है एग्जैक्टली exactly। ठीक है जी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें, और ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या फर्क है, मैं आपको पहले तो डेफिनेशन रीड करके बताता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक इज द total value of the goods and service produced within a country, या फिर it is the income generated by country's own workers and resources। For example, भाई मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो मैं एक रफ सा मैप ड्रॉ कर रहा हूं पाकिस्तान का। अज्यूम करो भाई ये पाकिस्तान है। अब आप लोग मेरे मैप का मजाक उड़ा रहे होगे दिली दिल में, लेकिन भाई मैं अभी एक सेकंड के अंदर तो इससे बेहतर मैप नहीं बना सकता था। समझो कि पाकिस्तान की ये डोमेस्टिक बाउंड्रीज है जो मैंने ब्लैक से आउटलाइन बना दी है। इसके अंदर जो है, ये ग्रीन से मैं शेड कर रहा हूँ, ये पाकिस्तानी रह रहे थे। कौन रह रहे थे भाई? जो ग्रीन डॉट्स हैं ये कौन है? ये पाकिस्तानी रह रहे थे भाई यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन क्या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी ही कमा रहे होते हैं? नहीं नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो फॉरेनर्स भी कमा रहे होते हैं। तो ये मैं ब्लू डॉट से शेड कर रहा हूँ फॉरेनर्स को। ठीक है जी, मैं किसको शेड कर रहा हूँ? फॉरेनर्स को शेड कर रहा हूँ। भाई, इसके अंदर कुछ फॉरेनर्स भी कमा रहे थे। ठीक है जी। लेकिन लेकिन क्या वो पाकिस्तान के अंदर कमा रहे थे? जी हाँ, पाकिस्तान की डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर कमा रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखो, इन दोनों की इनकम्स, एनुअल इनकम को मैं एड अप करूंगा, और जो भी मेरा आंसर आएगा दैट वुड बी द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। सर, फॉरेनर्स को क्यों काउंट कर रहे हैं? ये तो पाकिस्तानी नहीं है। GDP is not the income of Pakistani nationals. It is the income produced within the domestic boundaries of Pakistan। तभी मैं पाकिस्तानीज और फॉरेनर्स दोनों को काउंट कर रहा हूँ। अब बात करते हैं, जीडीपी तो हमें समझ आ गया। अब हम बात करते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जिनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, हम सिर्फ उनकी इनकम काउंट कर रहे होंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं, क्या हम इनकी इनकम को इसमें काउंट करेंगे? क्या ये पाकिस्तानी है? नहीं, ये पाकिस्तानी तो नहीं है। तो हम लोग सिर्फ किसकी इनकम काउंट करेंगे? पाकिस्तानी नेशनल्स की, यानी कि ये ग्रीन डॉट्स की। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करे थे तो हमें आइडिया हुआ कि पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, रेदर वो पाकिस्तान से बाहर भी हैं। आपको पता है कितने सारे पाकिस्तानी इस मिडल ईस्ट कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, अरब इमारात में सर्व कर रहे हैं। तो क्या हम उनकी इनकम्स को कैलकुलेट नहीं करें? हमें उनकी इनकम्स को भी ऐड करना पड़ेगा। यानी कि जब हम लोग जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट काउंट करे होंगे, तो हम तमाम तर पाकिस्तानी की इनकम जो कि पाकिस्तान के अंदर है इसको भी एडअप करे होंगे। लेकिन साथ साथ हम इन फॉरेनर्स पाकिस्तानी, यानी कि इनके पास नेशनैलिटी तो पाकिस्तानी ही है ना, तो बेशक ये बाहर मुल्क पे काम करें, दीज आर पाकिस्तानी नेशनल्स, तभी जीएनपी काउंट करते हुए हम लोग इनकी इनकम को भी काउंट करेंगे। यानी हम तमाम तर नेशनल्स की इनकम काउंट करेंगे, irrespective to where they are living, whether they are inside Pakistan or they are outside Pakistan। आई होप कि आप लोगों को जीडीपी और जीएनपी में भी फर्क समझ आ गया है। I hope all the previous things are clear. So now we are moving towards our next definitions, that is the difference between the balance of trade and the balance of payment position। What is balance of trade and what is balance of payment? इसके अंदर बहुत सारी चीजें कॉमन है। For example, balance of trade is the difference between the value of the exports of goods
एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ द गुड्स। भाई पाकिस्तान ने कितने गुड्स एक्सपोर्ट किए माइनस पाकिस्तान ने कितने गुड्स इंपोर्ट किए, इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वैल्यू की टर्म्स में, इसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सेम चीज ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, पूरी बैलेंस ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी आ गई है। यानी कि यहाँ पे भी क्या है, एक्स वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ये तो यहाँ पर आ ही गया है। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक एडिशन भी है। एडिशन क्या है, यहाँ पर हम सर्विसेज की भी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जुहेब साहब ने बाहर के बच्चे को नोट सेल कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे आए, कहा कि सर आपके नोट्स हमने सुने। फॉर एग्जाम्पल भाई, सऊदी अरब में भी मैं बच्चे पढ़ाता हूँ, दुबई के भी मैं स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ, तो अक्सर वो मुझसे नोट्स खरीद लेते हैं। अब नोट्स क्या है, एक सामान है, एक चीज है, गुड्स है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एन एक्सपोर्ट फ्रॉम द पाकिस्तान। इसी तरीके से मैंने बाहर के डॉक्टर से इलाज करवा लिया और उससे दवा खरीद ली, बेसिकली मैंने बाहर की दवा खरीद ली। इंपोर्टेड मैंने मेडिसिन खरीदी, मेडिसिन जो है वो एक गुड है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है जी। लेट सपोज मैंने $100 के नोट्स बेचे एंड $20 की दवा खरीद ली, तो बेटा 100 - 20 बैलेंस ऑफ ट्रेड का आंसर आ रहा होगा 80। ठीक है जी, 80 आंसर आ रहा होगा। अज्यूमिंग के दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है और पूरे कंट्री के अंदर कोई और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो मैंने एक सिंप्लीफाइड वर्जन बताया आप लोगों को एग्जाम्पल का। लेकिन लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने साथ में बच्चे को पढ़ाया भी और उससे मैंने फीस भी ली, मैंने यानी कि उसको सर्विस एक्सपोर्ट की, तो क्या वो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर काउंट होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ गुड्स को कंसीडर करता है, सर्विसेज को कंसीडर नहीं करता। इसी तरीके से जब मैंने डॉक्टर से बाहर से दवा मंगवाई थी, तो मैंने उसको कंसल्टेशन फीस यानी कि उसकी जो डॉक्टर की फीस है, जो उसकी सर्विस चार्जेस है, मैंने वो भी लिए पे किए थे। तो जब मैंने वो पे किए थे, तो क्या मेरी बैलेंस ऑफ ट्रेड में काउंट होगा? नहीं काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ गुड्स की बात हो रही है और डॉक्टर की फीस एक सर्विस थी डॉक्टर की। लेकिन क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ये काउंट होंगी? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दोनों चीजें काउंट होंगी, गुड्स और सर्विसेज दोनों। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर को मैंने फीस दी थी और डॉक्टर से मैंने दवा खरीदी थी, यानी कि दवा इंपोर्ट ऑफ गुड्स और डॉक्टर की फीस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, दोनों इधर काउंट होंगी। और मैंने बाहर के बच्चे को नोट्स बेचे थे, यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और बाहर के बच्चे से मैंने फीस चार्ज की थी, अपनी टीचिंग की सर्विस की फीस चार्ज की थी, तो दिस वाज एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। आई होप बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी फर्क आप लोगों को अब समझ आ गया है और काफी हद तक क्लियर हो गई होंगी बातें। तो भाई अब हम लोग ने बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी समझ लिया और हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी समझ लिया। अब जानते हैं कि यार ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, कभी ये सरप्लस में चला जाता है, कभी ये डेफिसिट में चला जाता है। और पाकिस्तान का तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफॉर्चुनेटली डेफिसिट में ही रहता है। तो व्हाट इज मेंट बाय दिस ट्रेड डेफिसिट? इस ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है? डेफिसिट का मतलब होता है खसारा, कमी होना, डेफिशिएंसी होना। देखो भाई, जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं तो कंट्री के अंदर पैसा आता है, और जब हम इंपोर्ट्स करते हैं तो कंट्री से पैसा जाता है। जब पैसा जाए ज्यादा और आए कम, तो हम कहते हैं कि हम एक डेफिसिट में चल रहे हैं, हम एक खसारे में चल रहे हैं। यानी कि जब हमारी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड कम हो, सॉरी, जब हमारे वैल्यू ऑफ ट्रेड जो है बेसिकली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू है वो कम हो और इंपोर्ट्स की वैल्यू जब है वो ज्यादा हो, तो हमारे मुल्क से पैसा जा रहा ज्यादा होगा और आ रहा कम होगा। तभी हम कहेंगे कि पाकिस्तान एक खसारे में है, ट्रेड डेफिसिट में है, क्योंकि पाकिस्तान चलता ही रहता है। क्यों? इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान एक बहुत ही ज्यादा कंजम्पशन ओरिएंटेड कंट्री है, यानी कि पाकिस्तान कंज्यूमर गुड्स बहुत ज्यादा खरीदता है, और तभी हम लोग कैपिटल गुड्स खरीदते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान कभी शर्ट्स बनाने की मशीन्स नहीं लाएगा, रेदर इंपोर्टेड शर्ट्स खरीदता रहेगा। तभी हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट चलते हैं, एक्सपोर्ट हम कर नहीं पाते, हम इंडिपेंडेंट हो नहीं पाते। दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई पाकिस्तान एज अ ट्रेड डेफिसिट। पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट या नेगेटिव होने के और भी बहुत सारे रीजंस हैं,
जो आगे चल के हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी। अब हम लोग आगे कुछ और डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। भाई हमने कहा कि पाकिस्तान की अगर करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, मीनिंग करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। अक्सर हम लोगों ने सुना है कि डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है। डॉलर महंगा होना मतलब डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डॉलर्स करेंसी। ठीक है जी। और जब डॉलर महंगा हो रहा है तो हमारा रुपए डेप्रिशिएट हो रहा है, मीनिंग हमारे रुपए की वैल्यू कम हो रही है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डेफिनेशंस जो आगे चल के हमारे काम आने वाली है। उसके बाद एक और डेफिनेशन जो हमारे पास है, दैट इज अबाउट द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। भाई जब हम लोग बड़े पैमाने पे खरीदारी करते हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपको वो चीज सस्ती पड़ने लग जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ कोल्ड ड्रिंक की। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता आज के दौर में क्या कोल्ड ड्रिंक के पैसे चल रहे हैं। मैं एक अजम्पशन बेस्ड एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि भाई 500 ml वाली कोल्ड ड्रिंक आ रही है, लेट सपोज 100 रुपीज की। यानी कि अगर हम लोग दो 500 ml वाली कोल्ड ड्रिंक यानी 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक लेकिन दो दो करके खरीदेंगे, एक एक करके खरीदेंगे, दो खरीदेंगे, तो हमें 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पड़ेगी कितने की? लेट सपोज 200 रुपीज की। जब 100 की ईच थी 500 ml, तो फिर 500 ml और लेकर आए तो ऐसे 200 की पड़ गई। लेकिन जब हम लोग डायरेक्टली 100 यानी कि 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं तो लेट सपोज हमें वो 160 रुपीज की पड़ जाती है। तो यानी कि हमने 40 रुपीज सेव कर लिए जब हमने बड़े पैमाने पर खरीदारी की। जब हम लोग रोज 500 ml वाली लेकर आते थे तो पाँच 100 100 रुपए की पड़ती थी। लेकिन जब हम लोग बड़े पैमाने पे एक ही बार लीटर लीटर की लाने लग गए तो वो हमें सस्ती पड़ने शुरू हो गई। तो ये क्या है कि जब बिजनेस भी बड़ा होता है और बड़े पैमाने पे खरीदारी करता है तो उसको पर प्रोडक्ट कॉस्ट कम आती है। उसकी पर प्रोडक्ट कॉस्ट यानी कि उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। when there is long run decrease in average cost when the business increase the scale of production। जाहिर सी बात है जब बिजनेस बड़े पैमाने पे काम कर रहा होगा तो खरीदारी भी बड़े पैमाने पे कर रहा होगा। ठीक है। तो जब बड़े पैमाने पे खरीदारी कर रहा होगा तो उसको चीजें सस्ती पड़ रही होंगी, एवरेज कॉस्ट उसकी कम आ रही होगी। लेकिन ये सारा काम हो रहा होता है लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में तो उसको मशीनें बढ़ानी पड़ रही होंगी, उसको जगह एक्स्ट्रा लेनी पड़ रही होगी, उसका रेंट बढ़ रहा होगा। तो शॉर्ट रन में तो उसकी एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग रन में जाके उसकी एवरेज कॉस्ट रिड्यूस होती है। एंड दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्लियर हो गई बात? आई होप दैट इज क्लियर। अब और कुछ डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है लेबर इंटेंसिव वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव। जो बिजनेस सबसे ज्यादा लेबर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, इसमें मशीनों का इस्तेमाल कम और ज्यादातर फार्मर्स यानी कि मैनुअल लेबर का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा होता है कैपिटल गुड्स के मुकाबले में, तो हम इनको कहते हैं लेबर इंटेंसिव बिजनेस। लेकिन जिन बिजनेस में ज्यादातर कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन इस्तेमाल हो रही होती है मोर देन लेबर्स, जैसे कि आईटी हो गया, सॉफ्टवेयर हाउस हो गया, यहाँ पे ज्यादातर काम इंटरनेट कंप्यूटर से हो रहा होता है, तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, मशीन ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, लिहाजा इनको हम कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस कहते हैं। स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जब एक पर्टिकुलर बंदा एक पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट हो जाए और वो क्या है कि बाकी काम किसी और से करवा लें जो उसमें किसी और चीज में स्पेशलाइज हो जाएगा और हम सब फिर मिलके काम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर जुहेब ने एक इंस्टीट्यूट खोला और इंस्टीट्यूट में सर जुहेब ने कहा कि भाई मैं तो पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाने में तेज हूँ, अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स अकेले पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो फिर वो इंस्टीट्यूट इतना अच्छा चल नहीं पाएगा क्योंकि मेरा फोकस हमेशा डाइवर्टेड रहेगा और मुझे वो काम भी करने पड़े होंगे। लेट सपोज मुझे मैथ्स भी पढ़ाना पड़ रहा होगा जो कि मुझे बिल्कुल पढ़ाना नहीं आता। तो सर जुहेब ने क्या किया, स्पेशलाइज कर लिया पाकिस्तान स्टडीज के अंदर और बाकी सब्जेक्ट्स के उन्होंने टीचर हायर कर लिए। उन्होंने कहा भाई उर्दू कोई और पढ़ा ले, मैथ्स कोई और पढ़ा ले। तो दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। क्या होता है जब एक पर्टिकुलर बंदा या एक पर्टिकुलर बिजनेस किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है और फिर उसी के अंदर वो महारत हासिल करता है ताकि वो काम बेहतर से बेहतर करे, ज्यादा एफिशिएंटली करे। Specialization is an important aspect of international trade. International trade allows specialization. For example, अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रेड ना करे
तो पाकिस्तान को हर चीज खुद ही बनानी पड़ रही होगी। और जब हर चीज खुद ही बना रहा होगा तो फिर सोचो उसको मशीन्स भी बनानी पड़ रही होंगी, उसको कैपिटल गुड्स भी बनाने पड़े होंगे, हो सकता है इनमें वो माहिर ना हो। और जिस काम में वो माहिर है, लेट सपोज वो एग्रीकल्चर में माहिर है, लेकिन उस काम को करने के लिए उसको रिसोर्सेज मिल ही नहीं रही होंगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से पाकिस्तान उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट कर दें, यानी कि पाकिस्तान जापान से कहे देखिए भाई आप एग्रीकल्चर में माहिर नहीं है, आप एग्रीकल्चरल गुड्स हमसे खरीद लेगा, हम इस पे स्पेशलाइज कर लेते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में स्पेशलाइज कर लेते हैं। और फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम आपसे खरीद लेंगे क्योंकि आप उसको बनाने में माहिर हैं। तो इस तरीके से दोनों कंट्रीज स्पेशलाइज कर सकते हैं इन व्हाट दे आर बेस्ट एट डूइंग। अब कुछ और डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन है ट्रेड एम्बार्गो। व्हाट इज ट्रेड एम्बार्गो? जब कंट्रीज के हालात खराब होते हैं तो वो एक दूसरे की इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा देते हैं कि भाई हम इनसे नहीं खरीदेंगे, ना इनको बेचेंगे। ठीक है, जब खरीद नहीं रहे होते तो फिर कोई आपसे भी नहीं खरीदता, तो अल्टीमेटली बेचना भी खत्म हो जाता है। लास्ट डेफिनेशन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्रेडिंग ब्लॉक्स। इट रेफर्स टू द रीजनल ग्रुपिंग ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमीज to allow free trade between the member countries, and strict trade barriers are placed on non-member countries. For example, पाकिस्तान एक ट्रेडिंग ब्लॉक का पार्ट बन गया। फॉर एग्जाम्पल साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन एक ट्रेडिंग ब्लॉक बना है। अब इसमें जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो आपस में फ्री ट्रेड करती हैं, मतलब मैं आप पे टैक्स नहीं लगाऊंगा, आप मुझ पे टैक्स नहीं लगाना। दोनों कंट्री के लोग एक दूसरी कंट्रीज को फ्रीली बेचे। फ्रीली बेचने का मतलब ये नहीं कि फ्री में बेच दें, वो तो फिर बेचना ही नहीं हुआ ना। फ्रीली बेचने का मतलब ये है कि हम उस पर पाबंदियां आयद नहीं करेंगे, उस पर टैक्सेस नहीं लगाएंगे। लेकिन जो कंट्रीज हमारी मेंबर नहीं है, यानी हमारी ट्रेडिंग ब्लॉक का पार्ट नहीं है, हम उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ताकि हमारी कंट्री के लोग उनसे ना खरीदें, रेदर से मेंबर कंट्रीज के दरमियान ही फ्री ट्रेड हो पाए। So these were all the definitions that you require to understand the chapter trade and most of the concept of the industrial development chapter as well. I hope कि ये सारी definitions आपको clear है।